नमस्कार। विजन आईएएस के न्यूज टुडे के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। इस अंक में हम आपके लिए लेकर आए हैं यूपीएससी परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण कुछ अहम खबरें। इस अंक में हम सबसे पहले बात करेंगे उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए जेंडर इक्वेलिटी के एक निर्णय पर। हाल ही में उच्चतम न्यायालय ने निर्णय दिया है कि पुत्रियों को भी पैतृक संपत्ति पर समान अधिकार प्राप्त है। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय उन अपीलों के संदर्भ में दिया है जिनमें ये विधिक मुद्दा उठाया गया है कि क्या हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम का भूतलक्षी प्रभाव है। यदि ऐसा है तो संशोधन अधिनियम के लागू होने की तिथि यानी 9 सितंबर 2005 से पहले पिता की मृत्यु हो गई है तो ये कानून ऐसे परिवार पर लागू होगा या नहीं। इस पर उच्चतम न्यायालय ने ये निर्णय दिया है कि पैतृक संपत्ति के लिए एक संयुक्त अधिकारी होने के नाते एक हिंदू महिला का अधिकार उसका जन्मसिद्ध अधिकार है। न्यायालय ने ये भी निर्णय दिया है कि उत्तराधिकारी के रूप में बेटियों का दावा इस बात पर निर्भर नहीं करता कि वर्ष 2005 में इस अधिनियम के लागू होने के समय उसका पिता जीवित था या नहीं, यानी ये अधिनियम भूतलक्षी प्रभाव से लागू होगा। आपको बता दें कि हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 के अंतर्गत पैतृक संपत्ति में महिलाओं और पुरुषों को समान अधिकार प्रदान किया गया है। इसके साथ ही यह अधिनियम व्यक्तिगत संपत्ति में निर्वसीयत उत्तराधिकार को भी लागू करता है, जहां उत्तराधिकार कानून के अनुसार निर्धारित होता है, न कि एक वसीयत के माध्यम से। दरअसल वर्ष 2005 के संशोधन से पहले पुत्रियां अपने पिता की विरासत के केवल एक हिस्से की हकदार थीं और पुत्रों की तरह स्वतंत्र सहदायिकी नहीं थी। यहाँ आपको बता दें कि स्वतंत्र सहदायिकी का मतलब है एक व्यक्ति जिसका पैतृक संपत्ति पर जन्मसिद्ध अधिकार होता है। वर्ष 2005 के संशोधन अधिनियम ने कानूनी जटिलताओं से बचने के लिए दावों के निपटान के लिए कट ऑफ डेट 9 सितंबर 2005 निर्धारित की थी। बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ फैसलों में ये निर्देश दिया था कि ये कानून उन मामलों पर लागू नहीं होगा जहां इस कानून के प्रवर्तन से पहले पिता की मृत्यु हो गई थी। आइए अब अगली खबर की तरफ रुख करते हैं। वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने नई योजना के तहत भारत से पण्य निर्यात योजना यानी मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट फ्रॉम इंडिया स्कीम की तरह लाभ प्रदान करने का समर्थन किया है। MEIS को 31 दिसंबर 2020 तक समाप्त कर दिया जाएगा। इसलिए वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने MEIS के स्थान पर निर्यातित उत्पादों पर शुल्कों या करों में छूट यानी रेमिशन ऑफ ड्यूटीज और टैक्सेस ऑन एक्सपोर्ट ड्यूटीज RODTEP नामक एक नई योजना आरंभ की है। दरअसल MEIS को समाप्त करने से निर्यातकों और घरेलू उद्योग जगत को इसके तहत मिलने वाले लाभ भी समाप्त हो जाएंगे। यही कारण है कि निर्यातकों और घरेलू उद्योग जगत द्वारा सरकार के इस कदम की आलोचना की जा रही है। हालांकि मंत्रालय ने ये भी सुझाव दिया है कि MEIS के कुछ व्यापक लाभों को RODTEP योजना के अंतर्गत जारी रखा जाएगा। आपको बता दें कि MEIS को वर्ष 2015 में भारत की विदेश व्यापार नीति 2015 के तहत आरंभ किया गया था। अवसंरचनात्मक अक्षमताओं और भारत में उत्पादित उत्पादों के निर्यात से संबद्ध लागतों को समायोजित करने के लिए MEIS की शुरुआत की गई थी। इस योजना के माध्यम से निर्यातकों को सीमा शुल्क के भुगतान पर हुए नुकसान की क्षतिपूर्ति के लिए ड्यूटी क्रेडिट स्क्रिप्ट के रूप में प्रोत्साहन प्रदान किया जाता है। व्यापार किए जाने वाले सभी उत्पादों में से लगभग 75% MEIS के अंतर्गत सम्मिलित हैं। MEIS के तहत अत्यधिक निर्यात की जाने वाली मदों और उच्च रोजगार सृजन करने वाली वस्तुओं या उत्पादों पर विशेष ध्यान केंद्रित किया जाता है। आइए अब जानते हैं इसके कारणों को कि आखिर MEIS को 31 दिसंबर 2030 तक समाप्त क्यों कर दिया जाएगा। विश्व व्यापार संगठन के अनुसार इसके अंतर्गत प्रदान की जाने वाली प्रत्यक्ष सब्सिडी से अंतर्राष्ट्रीय व्यापार विकृत हुआ है। ये योजना निर्यात को बढ़ावा देने में असफल सिद्ध हुई है। MEIS के तहत दिए गए प्रोत्साहन की वजह से सरकार का व्यय वर्ष 2015-16 के 20,232 करोड़ रुपए से बढ़कर वर्ष 2019-20 में 43,500 करोड़ रुपए हो गया है। सरकार MEIS को प्रतिस्थापित करने के लिए मुख्य रूप से 2 नई योजनाओं पर विचार कर रही है। पहली है मौलिक सामर्थ्य रखने और वैश्विक निर्यात की क्षमता से युक्त चयनित क्षेत्रों में उत्पादन से संबद्ध प्रोत्साहन योजना, और दूसरी है
कुछ चिन्हित क्षेत्रों का समर्थन करने के लिए RODTEP योजना की शुरुआत की जाएगी। सरकार का ये मानना है कि इन क्षेत्रों में भारत को प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता से युक्त होना चाहिए। अगली खबर इसरो से जुड़ी है। इसरो ने उपग्रह प्रक्षेपण की अपनी भूमिका के अलावा कृषि, रेलवे, टेलीमेडिसिन, आपदा प्रबंधन जैसी विकासात्मक गतिविधियों में अपनी भूमिका में वृद्धि की है। आइए अब जानते हैं विभिन्न क्षेत्रों में इसरो की भूमिका। सबसे पहले बात करते हैं कृषि क्षेत्र की। कृषि क्षेत्र में प्रमुख फसलों के लिए फसल उत्पादन पूर्वानुमान के लिए इसरो की प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा रहा है। इसके अलावा फसल की स्थिति और उत्पादकता में सुधार करने के लिए सुदूर संवेदी उपग्रहों के डेटा का प्रयोग किया जा रहा है। इसके पश्चात बात करते हैं ग्रामीण विकास की। ग्रामीण क्षेत्रों को प्रत्यक्ष रूप से उपग्रह आधारित सेवाएं जैसे टेलीमेडिसिन, टेली एजुकेशन, पंचायत नियोजन, विपणन सूचना आदि प्रदान करने के लिए इसरो ने ग्राम संसाधन केंद्रों की स्थापना की है। साथ ही शहरी विकास के क्षेत्र में इसरो के हाई रिजोल्यूशन उपग्रह से प्राप्त आंकड़े किसी शहर या कस्बे से संबंधित वर्तमान भूमि उपयोग प्रथाओं की सटीक जानकारी प्रदान करते हैं। इसके पश्चात बात करेंगे संसाधन प्रबंधन की। इसरो अर्थ ऑब्जर्वेटरी सैटेलाइट्स के माध्यम से प्राकृतिक संसाधनों के प्रभावी प्रबंधन में सहायता प्रदान करता है। रेलवे में भी इसरो की महत्वपूर्ण भूमिका है। मानव रहित रेलवे क्रॉसिंग पर सुरक्षा सुनिश्चित करने और रेल की पटरियों पर अवरोधक वस्तुओं का पता लगाकर रेल दुर्घटनाओं से बचने के लिए इसरो की विभिन्न अंतरिक्ष प्रौद्योगिकियों का उपयोग किया जा रहा है। आपदा प्रबंधन में प्राकृतिक आपदाओं के विभिन्न पहलुओं को संबोधित करने के लिए भुवन जैसे जियो पोर्टल के माध्यम से आपदा प्रबंधन सहायता कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। इसके लिए अंतरिक्ष आधारित इनपुट्स का उपयोग किया जाता है। इसके अलावा एडुसेट भी इसरो की पहल है। इस समर्पित शिक्षा उपग्रह ने स्कूलों, कॉलेजों और उच्चतर शिक्षा संस्थाओं को कनेक्टिविटी प्रदान की है। इसके माध्यम से अनौपचारिक शिक्षा को बढ़ावा मिला है। अगली खबर सूचना एवं प्रौद्योगिकी क्षेत्र से संबंधित है। संसदीय समिति द्वारा इंटरनेट शटडाउन को न्यूनतम करने के तरीकों पर चर्चा की गई। हाल ही में सूचना प्रौद्योगिकी पर संसदीय स्थायी समिति द्वारा इंटरनेट शटडाउन को कम करने और इंटरनेट शटडाउन का आदेश देने के लिए अधिक तार्किक उपायों को अपनाने के तरीकों पर चर्चा की गई। किसी विशेष क्षेत्र या क्षेत्रों में एक निश्चित अवधि के लिए सरकार द्वारा इंटरनेट के उपयोग पर आरोपित पूर्ण प्रतिबंध के आदेश को इंटरनेट शटडाउन के रूप में परिभाषित किया जाता है। वर्ष 2018 में वैश्विक स्तर पर इंटरनेट शटडाउन से संबंधित आदेशों में से 67% भारत में दर्ज किए गए थे। भारत में इंटरनेट शटडाउन के कारणों में गलत सूचनाओं के प्रसारण पर नियंत्रण, आंतरिक सुरक्षा बनाए रखना और फिल्मों के विरुद्ध विरोध प्रदर्शन को रोकना, परीक्षाओं में नकल की रोकथाम करना आदि है। इंटरनेट शटडाउन के प्रभाव क्या क्या होते हैं? इंटरनेट शटडाउन से वर्ष 2012 से 17 के बीच $3 बिलियन से अधिक की आर्थिक क्षति हुई थी। इससे नागरिकों की स्वतंत्रता और उनके संवैधानिक अधिकार प्रभावित होते हैं। आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2016 में इंटरनेट को मूल अधिकार घोषित किया था। आइए अब जानते हैं भारत में इसके लिए विधायी समर्थन क्या है। राज्यों में अधिकांश शटडाउन, दूरसंचार अस्थायी सेवा निलंबन, लोक आपात या लोक सुरक्षा नियम 2017 के प्रावधानों के तहत उनके गृह विभागों द्वारा लागू किए जाते हैं। इंटरनेट शटडाउन से संबंधित अन्य कानून हैं दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 और भारतीय तार अधिनियम 1885। अगली खबर पर्यावरण से संबंधित है। सरकार ने पर्यावरण को प्रभावित कर सकने वाले कुछ रसायनों के आयात के लिए मानदंडों को सख्त किया है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने कार्बन टेट्राक्लोराइड, क्लोरो डाइफ्लोरोमीथेन और डाइक्लोरो टेट्राफ्लुरोएथेन सहित कई रसायनों एवं प्लास्टिक के आयात के लिए एक नई नीतिगत शर्त को शामिल किया है। इन रसायनों का उपयोग क्लीनिंग एजेंट्स, अग्निशामकों यानी फायर एक्सटिंग्विशर्स और शीतलकों यानी रेफ्रिजरेंट्स में किया जाता है। भारत के लिए इन रासायनिक पदार्थों का सबसे बड़ा निर्यातक चीन है। विदेश व्यापार महानिदेशालय ने इन पदार्थों के आयातकों को ऐसे पदार्थों के आयात से संबंधित बिल ऑफ एंट्री को 30 दिनों के भीतर पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के ओजोन प्रकोष्ठ में जमा करने का निर्देश दिया है। वर्तमान में ओजोन सेल मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल के तहत हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स जैसी अगली श्रेणी के रसायनों के उत्पादन और खपत को चरणबद्ध तरीके से समाप्त करने में लगा हुआ है।
हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स फ्लोरीन आधारित गैसों की दूसरी पीढ़ी है। क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स के स्थान पर इनके उपयोग को बढ़ावा मिला है। हाइड्रोक्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ओजोन क्षरण और वैश्विक तापन दोनों में योगदान करते हैं। आपको बता दें कि भारत ने जनवरी 2020 तक HCFC 141b को चरणबद्ध रूप से समाप्त कर दिया था। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल एक अंतर्राष्ट्रीय संधि है। ये ओजोन क्षरण के लिए उत्तरदायी विभिन्न पदार्थों के उत्पादन को चरणबद्ध रूप से समाप्त करने और ओजोन परत के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए उत्तरदायी है। आइए अब जानते हैं कुछ अन्य महत्वपूर्ण सुर्खियों के बारे में। कृषि मेघ, राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान और शिक्षा व्यवस्था, क्लाउड अवसंरचना और सेवाएं। इसका उद्देश्य भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद के बहुमूल्य आंकड़ों को संरक्षित करना है। कृषि मेघ की स्थापना भारत सरकार और विश्व बैंक दोनों द्वारा वित्त पोषित राष्ट्रीय कृषि उच्चतर शिक्षा परियोजना के तहत की गई है। इसे राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी हैदराबाद में स्थापित किया गया है। परिधान निर्यात संवर्धन परिषद AEPC, सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय के तहत अपैरल एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल AEPC को ये निर्देश दिया गया है कि वे निर्यात को बढ़ाकर दोगुना करने के लिए उपयुक्त उपाय सुनिश्चित करें। AEPC भारत में परिधान निर्यातकों का एक आधिकारिक निकाय है। ये भारतीय निर्यातकों के साथ साथ उन आयातकों, अंतर्राष्ट्रीय खरीदारों की भी सहायता करता है जो वस्त्रों के निर्यात, आयात, खरीद के लिए भारत को वरीयता प्रदान करते हैं। इसका उद्देश्य भारतीय परिधान उद्योग को उसके प्रतिस्पर्धी लाभ और वैश्विक स्थिति में वृद्धि करने के लिए प्रोत्साहन, समर्थन और सुविधा प्रदान करना है। ये परिषद वस्त्र मंत्रालय के अधीन कार्यरत है। विद्यार्थी उद्यमशीलता कार्यक्रम के द्वितीय संस्करण का शुभारंभ। इसे नीति आयोग के अटल नवाचार मिशन द्वारा अटल टिंकरिंग लैब्स के युवा अन्वेषकों के लिए डेल टेक्नोलॉजी के सहयोग से प्रारंभ किया गया है। इससे युवा अन्वेषकों को डेल के स्वयंसेवकों से परामर्श समर्थन, प्रोटोटाइपिंग और टेस्टिंग समर्थन, बौद्धिक संपदा पंजीकरण और विचारों को पेटेंट करवाने आदि में सहायता प्राप्त होगी। स्टूडेंट एंटरप्रेन्योर प्रोग्राम भावी प्रौद्योगिकी के विकासकर्ताओं और उद्यमियों के लिए एक समग्र विकास कार्यक्रम है। ये छात्रों की नवाचार भावना को प्रोत्साहित करने और उनके नेतृत्व एवं उद्यमशीलता कौशल को विकसित करने के प्रति समर्पित है। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा स्वच्छ भारत मिशन अकादमी का शुभारंभ किया गया। ये खुले में शौच मुक्त प्लस कार्यक्रम पर मॉड्यूल्स के साथ एक इंटरैक्टिव वॉइस रिस्पॉन्स प्रशिक्षण पाठ्यक्रम है। ODF प्लस स्वच्छ भारत मिशन के तहत ODF कार्यक्रम का विस्तार है। इसका उद्देश्य ODF कार्यक्रम को संधारणीय बनाना और ठोस एवं तरल अपशिष्ट प्रबंधन गतिविधियों को सुनिश्चित करना है। स्वच्छ भारत मिशन अकेडमी स्वच्छाग्रहियों, समुदाय आधारित संगठनों, गैर सरकारी संगठनों, स्वयं सहायता समूहों और स्वच्छ भारत मिशन ग्रामीण के द्वितीय चरण से संबंधित अन्य लोगों के प्रशिक्षण एवं क्षमता के निर्माण के प्रयासों को बढ़ावा देगा। कनाडा की मिलने आइस शेल्फ का विध्वंस। पिछले 2 दिनों में कनाडा के मिलने आइस शेल्फ में 40% से अधिक हिमावरण की क्षति हुई है। आइस शेल्फ हिम की स्थायी तैरती हुई परतें होती हैं जो किसी भूखंड से जुड़ी हुई होती हैं। इस तरह वैश्विक तापन के कारण आर्कटिक क्षेत्र के समक्ष गंभीर संकट उत्पन्न होने की आशंका बढ़ गई है। आर्कटिक क्षेत्र आर्कटिक प्रवर्धन यानी आर्कटिक एम्प्लीफिकेशन नामक एक प्रतिक्रिया तंत्र के कारण पृथ्वी के शेष हिस्से की तुलना में दोगुनी दर से गर्म हो रहा है। प्रोजेक्ट चीता। इस परियोजना के तहत तीनों रक्षा सेवाओं के लगभग 90 हेरॉन ड्रोन्स को लेजर निर्देशित बमों, हवा से सतह पर निर्देशित और हवा से ही लॉन्च किए जाने वाले एंटी टैंक गाइडेड मिसाइलों से युक्त किया जाएगा। हेरॉन मध्यम ऊंचाई पर लंबे समय तक स्थिर रहने वाली एक मानव रहित एरियल व्हीकल प्रणाली है। इसे मुख्य रूप से रणनीतिक टोही और निगरानी कार्यों के लिए डिजाइन किया गया है। इसे इजराइल एरोस्पेस इंडस्ट्री द्वारा अभिकल्पित यानी डिजाइन और विनिर्मित किया गया है। सौर कलंक। नासा की सोलर डायनेमिक्स ऑब्जर्वेटरी द्वारा प्राप्त तस्वीरों से AR2770 नामक एक विशाल सौर कलंक का पता चला है।
एक सौर कलंक सूर्य के बाह्य आवरण पर एक ऐसा क्षेत्र है जो इसके सतह पर काले धब्बे के रूप में दिखाई देता है। सूर्य के आसपास के क्षेत्रों की तुलना में अपेक्षाकृत कम गर्म होने की वजह से ये स्पॉट्स काले धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं। जब सूर्य के प्रबल चुंबकीय क्षेत्र में हलचल उत्पन्न होती है और सतह पर आ जाती है, तब वह सौर कलंक के रूप में दिखाई देती है। अधिकांश सौर कलंक ऐसे समूहों में दिखाई देते हैं जिनका स्वयं का चुंबकीय क्षेत्र होता है। प्रत्येक सौर चक्र के दौरान इनके ध्रुवों में उत्क्रमण हो जाता है, जिसमें लगभग 11 वर्ष का समय लगता है। इसके साथ ही ये अंक समाप्त होता है। अगले अंक में फिर मुलाकात होगी कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।